नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून बन चुका है, आपको याद होगा इसी साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। भारी विरोध के बीच में विपक्षी दल और ख़ास तौर से जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं, उन सब ने इसका विरोध किया और जब पास हो गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दे। लगभग 65 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिनमें से ज़्यादातर, मेरा ख्याल है 2 या 3 को छोड़कर, सब इस कानून के विरोध में थी, संशोधन विधेयक के विरोध में थी। पक्ष में कौन खड़ा था? पक्ष में हिंदुत्ववादी शक्तियों के नए योद्धा विष्णु शंकर जैन खड़े थे। पूरी लड़ाई वक्फ संशोधन विधेयक की अदालत में उन्होंने लड़ी। जाहिर है कि सरकार का कानून था, तो सरकार के जो कानून अधिकारी हैं, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस तरह से उन्होंने सरकार के पक्ष को रखा, उसका भी असर फैसले पर, फैसला, अंतरिम फैसला आया। आखिरी फैसला नहीं आया, अंतरिम फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून को रद्द करने का, इस विधेयक को गैर संवैधानिक बताकर रद्द करने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खास तौर से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही संसद द्वारा पास कानून को स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। तो जाहिर है आगे उन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब ये है उसको वो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं मानते। तो सरकार की पहली जीत हुई है। मेरा मानना है कि पहला कदम है। ये अभी लड़ाई जो है निर्णायक रूप से सरकार ने नहीं जीती है, या जो लोग भी इस कानून का समर्थन, संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने अंतिम रूप से लड़ाई नहीं जीती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ठीक है कि इस कानून पर रोक लगाने से, इसको स्थगित करने से मना कर दिया, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। उसको विपक्षी दल जो है अपनी जीत बता रहे हैं, हालांकि उसमें जीत जैसा कुछ है नहीं। मेरी नज़र में, जितना मैं समझ पाया हूँ इस थोड़े से समय में, एक मुद्दा ऐसा है जो आज ही नहीं, अतीत में भी समस्या था और भविष्य में और बड़ी समस्या बनने वाला है, जिस पर सरकार को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। बड़ी राहत क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इस कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया सीधे सीधे, लेकिन ये कहा कि सभी पक्षों को अपना, आगे जब सुनवाई होगी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अंतिम फैसला उसके अनुसार होगा। अभी इस अंतरिम आदेश के बाद इस कानून के प्रावधान सब लागू रहेंगे, जो स्थगित किए गए हैं उनको छोड़कर। तो आप कह सकते हैं कि संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून जो है अब देश में लागू हो गया है, इसके अनुसार काम होगा। तो मांग क्या थी? मेरी नज़र में सबसे बड़ी मांग इस कानून को रद्द करने या रोकने, स्थगित करने के अलावा जो मांग थी वो वक्फ बाय यूज़र की थी कि वक्फ बाय यूज़र का जो प्रावधान 1995 के वक्फ एक्ट में किया गया था नरसिम्हा राव की सरकार के समय, कि जिस संपत्ति पर मुस्लिम समाज अपने धार्मिक और दूसरे कामों के लिए लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो, उसका वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, चाहे उसे वक्फ किया गया हो या नहीं। अब दुनिया में मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई कानून होगा। इससे ज़्यादा जो है गैर संवैधानिक कोई कानून हो नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंशिक राहत दी है सरकार को। आंशिक राहत इसलिए कह रहा हूँ, ये कहा है कि ये कानून, अभी तक का जो फैसला है, अंतरिम फैसला है, आखिरी फैसले में क्या होगा पता नहीं है, उसमें कहा है कि ये प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा, यानी भविष्य में वक्फ बाय यूज़र इस तरह से घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी जो लाखों हेक्टेयर ज़मीन और संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, उसका क्या होगा? उसके बारे में क्या होगा? उसको कैसे मुक्त कराया जाएगा? इसका कोई रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों का तो मानना है कि सरकार ने जो कानून बनाया उसमें भी ये कमी रह गई, ये खामी रह गई थी।
लेकिन अभी उसकी बात छोड़ देते हैं। अभी जो फैसला आया है, अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बात करते हैं। एक एतराज़ ये था कि केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ ट्राइब्यूनल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मेजॉरिटी बनाना चाहती है। तो जो कानून था उसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया था, केवल इतना कहा गया था, बहस के दौरान भी एसजी ने ये कहा कि इसमें संख्या गैर मुस्लिमों की ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कितनी होगी ये नहीं स्पष्ट किया गया था। अदालत ने वो स्पष्ट कर दिया कि सेंट्रल वक्फ ट्राइब्यूनल जिसमें 22 सदस्य होते हैं, उसमें 4 से ज़्यादा गैर मुसलमान सदस्य नहीं हो सकते। और दूसरा कहा स्टेट वक्फ बोर्ड जो है, जिसमें 11 सदस्य होते हैं, उसमें 3 से ज़्यादा गैर मुसलमान सदस्य नहीं हो सकते। तर्क इसके पीछे ये था याचिकाकर्ताओं का कि आर्टिकल 26 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट जिससे निकलता है मुसलमानों का या किसी भी धर्म के या मजहब के मानने वालों का, कि वो अपने धार्मिक मामलों का नियमन खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना, इसको रद्द करने से या स्थगित करने से मना कर दिया। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें कि वक्फ बोर्ड का इस्लाम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड बने हैं सिर्फ जो संपत्ति वक्फ की गई है उसके रख रखाव और प्रबंधन के लिए, इसका उनके मजहबी मामलों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको जबरन आर्टिकल 26 के तहत लाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। तो एक बड़ी हार याचिकाकर्ताओं की ये है और सरकार की जीत कह सकते हैं। दूसरा बड़ी जीत, मतलब इस जीत, इसको आंशिक मैं कहता हूँ कि वक्फ बाय यूज़र को चैलेंज किया गया था कि वक्फ बाय यूज़र का जो प्रावधान है 1995 के कानून में, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया। सिर्फ मामला जो फंसा है वो अतीत का है कि अभी तक जिन संपत्तियों पर कब्जा हो चुका है वक्फ बाय यूज़र के तहत, उनका क्या होगा, उनके बारे में फ़ैसला कैसे होगा। ये उम्मीद करना चाहिए कि जो अंतिम फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में कुछ स्पष्टता आएगी। तो वक्फ बाय यूज़र को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करने को। दूसरा, इस कानून को स्थगित करने या रद्द करने की बात नहीं मानी। तीसरा, सेंट्रल वक्फ ट्राइब्यूनल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य न हो, ये जो मांग थी याचिकाकर्ताओं की, उसको भी नहीं माना। संख्या जरूर निश्चित कर दी जो सरकार ने पहले नहीं की थी। इसके अलावा एक प्रावधान और था कि वक्फ वही कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम मजहब का पालन कर रहा हो, और वो इस्लाम मजहब का पालन 5 साल से कर रहा है या नहीं, इसका निर्धारण, इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। चीफ जस्टिस ने इस पर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि ये लोगों के, नागरिकों के अधिकार के बारे में फैसला करने का हक केवल अदालत को है, एग्जीक्यूटिव को नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला अदालत ही करेगी। और इसमें एक और शर्त लगा दी, ये कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती, तब तक ये प्रावधान लागू रहेगा। यानी इस शर्त को या इस मांग को भी मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि इसके बारे में राज्य सरकारें कानून बनाएं, कि ये कैसे निर्धारित होगा, उसके क्या प्रावधान होंगे कि 5 साल से कोई व्यक्ति इस्लाम मजहब का पालन कर रहा है या नहीं, इसका निर्धारण कैसे होगा। इसी तरह से कोई संपत्ति वो वक्फ की है या सरकार की है जिस पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, इसका फैसला करने का अधिकार डीएम को या रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं होगा। इसे जो है तुरंत डी नोटिफाई नहीं कर सकता, ये कहकर कि ये सरकारी संपत्ति है, इस पर एनक्रोचमेंट किया गया है। डी नोटिफाई करने पर रोक लगी है और इसका फैसला जो है वो अदालत करेगी। ये नहीं कहा कि डी नोटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डी नोटिफाई जो है ये तय करने का अधिकार अदालत के पास होगा, उसके बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त जोड़ दी कि ये तो ठीक है कि उसको डी नोटिफाई करने का अधिकार जो है वो डीएम के पास या रेवेन्यू अधिकारी के पास नहीं होगा, लेकिन जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं होता, यानी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता,
तब तक किसी तीसरी पार्टी के पक्ष में इस संपत्ति का निपटारा नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता किसी तीसरे पक्ष को आप उसको लीज पर दे दें, किराए पर दे दें, या मॉल बनाने की इजाज़त दे दें, या इस तरह का किसी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उसको आप सौंप दें ज़मीन या संपत्ति। ये नहीं हो सकता। यानी अगर एनक्रोचमेंट है तो उस पर तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता। देखिए 1995 में ये जो कानून बना, आप समझिए कि मुसलमानों को खुश करने के लिए। 1996 में लोकसभा का चुनाव होना था। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिर चुका था। मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ थे। मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। ऐसे ये कानून बनाया गया और इसमें कहा गया कि वक्फ की संपत्ति पर किसी ने अतिक्रमण किया है, वो चाहे सरकारी अतिक्रमण हो चाहे निजी अतिक्रमण हो, इसको चैलेंज करने की कोई समय सीमा नहीं थी। 1995 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता। उसकी समय सीमा तय होगी। जो कानून है कि इस तरह के मामलों में जितने समय की जितनी अवधि में चुनौती दी जानी चाहिए उसी अवधि में चुनौती देना अनिवार्य होगा, नहीं तो वो समय बीतने के बाद आप चुनौती नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला आया है ये सरकार के लिए थोड़ी राहत का फैसला है, लेकिन जिस उद्देश्य से ये संशोधन विधेयक लाया गया था उस संशोधन विधेयक का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं होता। कि जो लाखों एकड़ की ज़मीन या लाखों करोड़ की संपत्ति वक्फ ने कब्जा कर ली है अनधिकृत रूप से, सरकारी और निजी दोनों मिलाकर, उसको कब्जे से कैसे छुड़ाया जाए, इसका कोई जवाब अभी तक न तो अदालत ने दिया है न सरकार ने कोई सुझाव दिया था कि कैसे होगा। उसको डी नोटिफाई करने का जो प्रोविज़न रखा था सरकार ने, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं है और कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर ही होगा। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त जोड़ी है कि वक्फ बाय यूज़र जो है वो प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं। ये सबसे बड़ा पेंच इस सारे मामले में मुझे लगता है यही है कि जो संपत्ति कब्जा हो चुकी है, गलत लोगों के हाथ में जा चुकी है, उसको रोकने का कानून में कोई प्रावधान आखिर क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर इस देश पर के किसी हिस्से पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो हम उसको छोड़ दें। यही बात निजी और सरकारी संपत्ति पर भी लागू होती है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं हो सकता तो इसका मतलब जिसने जो कब्जा कर लिया वो उसका मालिक हो गया। तो ये तो जंगल का कानून हो गया। सरकार को इस पर सख्ती से कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, इस कानून में नया संशोधन लाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि उनके इस फैसले का असर क्या होगा, कितना दूरगामी होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक सरकार के लिए इस फैसले से कोई बड़ा झटका नहीं लगा है। सरकार के लिए निराश होने की बात नहीं है, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए घोर निराशा का समय है। उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर स्थगित कर देगा, पूरे संशोधन विधेयक को ही, इस कानून को ही। वैसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। जिन प्रावधानों को खत्म करने की बात की थी उसको भी खत्म नहीं किया। कुछ पर रोक लगाई है लेकिन वो भी कंडीशनल है, पूरी तरह से उन पर भी रोक नहीं लगाई गई है। तो अब इंतज़ार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का। उससे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी क्या दलीलें रखते हैं, किस तरह से अपना पक्ष पेश करते हैं और फिर अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं मामा से काने मामा अच्छे, ये जो कहावत है कि जो कुछ कर दिया था कांग्रेस की सरकारों ने, ख़ास तौर से 1995 और उसके बाद 2013 में जो संशोधन हुआ, उससे जिस तरह पूरे देश को इस्लाम मजहब के हवाले करने का जो प्रावधान हो गया था, सारी संपत्तियां इस्लाम मजहब के हवाले हो जाएं, वक्फ बोर्ड के हवाले हो जाएं, उस पर रोक लग गई है। जो पीछे चला गया उसको वापस लाने का अभी इंतज़ाम होना बाकी है और वो मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की सुरक्षा की दृष्टि से, इस देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से, सामाजिक समरसता की दृष्टि से, जिस नज़रिए से भी देखें उसके बारे में उसका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है।
तो इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।